Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss about the modified type of the beta oxidation. I will tell about the mitochondrial beta oxidation. Number 1. Number 2, paroxysmal beta oxidation. Number 3, paroxysmal or peroxisomal alpha oxidation. Then I will tell about the omega oxidation, and the last is that modified type of the beta oxidation. These oxidation I will tell about the saturated fatty acid. But the unsaturated fatty acid, like the unsaturated fatty acid, there are different fatty acid in our body which are unsaturated. The typical example is linoleic acid, alpha linolenic acid, arachidonic acid. So these are the type of the unsaturated fatty acid or the polyunsaturated fatty acid. Like the oleic acid, oleic acid is also the unsaturated fatty acid, but the monounsaturated fatty acid. So the modified type of the beta oxidation, it is done for the unsaturated fatty acid, and these are the 4 examples of the unsaturated fatty acid. So if we ingest the unsaturated fatty acid in our diet, so how this unsaturated fatty acid oxidize in our body? Basically we learn this mechanism, how different unsaturated fatty acids oxidize in our body. So as the name indicate that the modified type of the beta oxidation, the same phenomena of the beta oxidation, but what modification occur in this mechanism, or what type of the reactions included in this mechanism we discuss now. अब हमारे पास ये हमने देखना है कि मॉडिफाइड टाइप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन है, ये बीटा ऑक्सीडेशन ही है, बस इसके अंदर 2 जो है ना स्टेप्स मॉडिफाइड हो गए हैं, यानी 2 इंजाइम्स का रोल और आ गया है। पहले तो हमने 4 ही पाथवे पढ़े थे ना, यानी ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन और फिर थायोलाइसिस, और जनाब आपका फैटी एसिड ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 इंजाइम्स का रोल और आ गया है, एक आइसोमेरेज और दूसरा हमारे पास कौन सा इंजाइम है, 2,4-डाइइनाइल CoA रिडक्टेज, 2,4-डाइइनाइल CoA रिडक्टेज। इन 2 इंजाइम्स का एडिशनल रोल आ जाता है इन एडिशन टू द वो जो 4 इंजाइम्स थे ना, यानी असाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज, इनाइल CoA हाइड्राटेज, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज और थायोलेज। उनके अलावा जो है ना ये 2 इंजाइम्स एडिशनल मॉडिफाइड टाइप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन में हमें हेल्प करते हैं। अब किस तरीके हेल्प करते हैं ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम ले लेते हैं लिनोलीक एसिड। किसको? लिनोलीक एसिड की मैं पहले ऑक्सीडेशन करता हूँ, होप सो आपको समझ आ जाए, या पहले आसान से शुरू करते हैं। मैं पहले ओलिक एसिड की ऑक्सीडेशन शुरू करता हूँ। अब ओलिक एसिड और हमारे पास जो लिनोलीक एसिड है उसमें फ़र्क क्या है? बेसिकली आपको ये मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सी बला होती है? अब मोनो कहते हैं 1, मोनो का तो आपको पता ही होगा, मोनो अनसैचुरेटेड यानी एक इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब अगर इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो वो कहाँ पे है? 18 कार्बन है इसके अंदर, एक डबल बॉन्ड हो गया, कहाँ पे है जनाब? वो 9 कार्बन के ऊपर है, यानी 9th और 10th कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है ओलिक एसिड के अंदर। सो इट इज़ नोन एज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहले मैं आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की करके दिखाऊंगा। ये लिपनकॉट में सिर्फ इसका एक इंटरव्यू दिया हुआ है या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसने कंप्लीट मैकेनिज़म्स नहीं बताए। अगर आपने कंप्लीट मैकेनिज़्म करने हैं तो आपको हार्पर देखनी पड़ेगी, और अगर हार्पर पढ़ने में मुश्किल हो तो बराए मेहरबानी ये फिर वीडियो आप अच्छी तरीके से समझ लें, या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स लें किसी अच्छे टीचर के,
जो आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं। बेसिक चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। किसी के भी आप लेक्चर्स लें तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कंसेप्ट की, या आपको किसी टॉपिक जो आपने समझना था वो आपको समझ आ गया है, तो उसी को फॉलो करें टीचर को, ताकि आपको ज़्यादा और उससे समझ आती जाए। बिकॉज जिसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल हो वो ही आपको अच्छी तरीके ज़्यादा समझा सकता है। तो उम्मीद अल्लाह करे ये आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ये बातें पहुंच जाएं और आपको ये समझ आ जाएं। लेकिन आप ऑनलाइन भी लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ से भी कंसर्न्स कर सकते हैं। और हार्पर को भी देख सकते हैं। लिपनकॉर्ट ने सिर्फ इसका क्या किया हुआ है, एक इंट्रो दिया हुआ है, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड का मैंने आपको बता दिया मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और लिनोलीक एसिड, लिनोलीक एसिड ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। एक डबल बॉन्ड हो तो उस फैटी एसिड को कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा हो तो आप उन्हें कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें भी 18 कार्बन्स हैं और 2 डबल बॉन्ड है। एक जनाब हमारे पास 9 पोजीशन के ऊपर है और दूसरा है 12 पोजीशन के ऊपर, यानी एक 9 और 12 कार्बन के दरमियान है, एक 12 और 13 कार्बन के दरमियान है। पहले आपको मैं ओलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करके बताता हूँ और फिर मैं आपको करके बताता हूँ लिनोलिक एसिड से। इस तरह हमारे पास दोनों फैटी एसिड जो हैं वो कवर हो जाएंगे। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का भी कवर हो जाएगा और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे। पहले हम कर लेते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर हमने कौन सी एग्जांपल ली है, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड के अंदर है क्या, 18 1 9, 18 कार्बन एटम है, एक डबल बॉन्ड है और वो पोजीशन उसकी कौन सी है, 9th और 10th कार्बन के दरमियान है। सो हम एक लीनियर स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं अपनी एस के लिए। तो सब ज़ाहिर बात है कि ओलिक एसिड की पहले एक्टिवेशन होगी, ये तो आपको पता ही है मेरे से ज़्यादा। जनाब ये इसकी एक्टिवेशन करा दी। आप कार्बन एटम इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको फिर 18 के 18 ही लिखने पड़ेंगे तो आपको समझाना आसान हो सके। इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक क्या कहते हैं, 2 एंजाइम्स का रोल आपने पढ़ना है, आइसोमेरेज और 2,4-डाइनाइल को ए रिडक्टेज। सिंपली सिर्फ 2 एंजाइम्स का आपने रोल देखना है और इसके अंदर कोई और ऊपर की बात नहीं है कि ये इसके अंदर कोई मुश्किल बात हो। बहुत आसान है ये। इसको ये देखिए अभी हम कर लेते हैं, आई थिंक सो पूरे हो गई होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 9। हमने कहा है कि इसके दरमियान 9 और 10th कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं हम। इसकी वैलेंसी 2 इसके साथ हैं, तीसरा चौथा इसके साथ है, यानी कार्बन एटम सिर्फ 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो 2 इसने इसके साथ बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ एक इसके साथ, तो इसकी वैलेंसी पूरी है। अब इसकी देखें, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, 2 इसने इस कार्बन के साथ बनाए हैं, एक इसके साथ। तो ये तो केमिस्ट्री की ब्लेंडर करना है, केमिस्ट्री के अंदर ब्लेंडर करना है कि अगर कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं। कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है कि 4 बॉन्ड्स ये हमारे पास बना सकता है। सो ये आपने इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। अब इसकी नंबरिंग भी पूरी कर दें, 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये जनाब 18। ये हमारे पास 18 कार्बन एटम पूरे हो गए। अब आपको समझाने के लिए, आपको पता है कि बीटा ऑक्सीडेशन ही इसके अंदर बेसिकली होगी, लेकिन कुछ एंजाइम्स, जो 2 एंजाइम्स हमने पीछे पढ़े हैं, कौन से एंजाइम्स पढ़े हैं, आइसोमेरेज और 2,4-डाइइनाइल को ए रिडक्टेज। आइसोमेरेज एंड 2,4-डाइइनाइल को ए रिडक्टेज, हमने इनका रोल पढ़ना है बेसिकली। मॉडिफाइड इसीलिए होगा बीटा ऑक्सीडेशन ही, लेकिन 2 एंजाइम्स एडिशनली रोल प्ले करेंगे। देख लेते हैं हम किस तरीके रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले आप बीटा ऑक्सीडेशन करते रहें नॉर्मली जब तक होती है। 1 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, 2 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, 3 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ तक हमारे पास क्या होती है कि बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास कंटिन्यू होती है। इससे आगे हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन जो है उसका साइकिल हमारे पास नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे पास चेंजेस आनी होती हैं और वो चेंजेस किस तरीके आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कितने साइकिल चले,
1 2 और 3, इसके अंदर 3 साइकिल्स आएंगे। 3 साइकिल में 3 एसिटाइल कोए, 3 NADH, 3 FADH2। अब रिमेनिंग स्ट्रक्चर को अगर आप लिखें तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर कोई इस तरीके का होगा। कार्बन एटम्स की वैलेंसी आप पूरी करते जाए, कार्बन एटम्स को गिन के देखें 18 कार्बन थे। अब 18 कार्बन के अंदर से कितने कार्बन एटम रिमूव हो गए? 6, तो पीछे बचने चाहिए 12। ये 12 कार्बन एटम्स हमारे पास मौजूद रहे। अब इन 12 कार्बन एटम्स की देखें हमारे पास, आप देखें कि तीसरे के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया। अब किसी तरीके हमने इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना है, या डबल बॉन्ड से हमने चैलेंज हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्ड को हमने रिमूव करना है। अब डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए होता क्या है, बॉडी के अंदर ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3rd कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो आइसोमरेज इंजाइम जो है, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आइसोमरेज इंजाइम करेगा क्या? तो आइसोमरेज इंजाइम हमारे पास कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा? आइसोमराइजेशन करेगा। 3rd से डबल बॉन्ड उठाएगा, 2 के ऊपर ले आएगा। देख लें आप, अब वैलेंसी पूरी करें। 2 पे लेके आया तो CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, यानी 3rd कार्बन और 4th कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था, लेकिन उसने 2 और 3 के दरमियान कर देगा। कार्बन एटम पूरे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसमें हुआ क्या है बेसिकली, अब डिफरेंस सिर्फ इधर इस एरिया के अंदर अगर आप डिफरेंस देखें तब आपको समझ आएगी। ये 2nd कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, ये 4th कार्बन। 3rd कार्बन और 4th कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। आइसोमर, अब यहाँ पे फैटी एसिड आगे ऑक्सीडाइज बीटा ऑक्सीडेशन से नहीं हो सकता। अब बीटा ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज यानी बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास कंटिन्यू नहीं करेगी, तो फैटी एसिड ये कहाँ पे जाएगा? ये बॉडी में रहेगा तो ये तो फसाद फैलाएगा। तो फसाद ना फैलाना, इसको हमने रोकना है कि ये फसाद ना फैलाए। सो बॉडी के अंदर हमारे पास कौन से इंजाइम आ गया? आइसोमेरेज इंजाइम ने अपना रोल प्ले किया। आइसोमेरेज इंजाइम ने क्या किया कि 3rd से 2 कार्बन के ऊपर हमारे पास जो है डबल बॉन्ड वो आके इनकॉर्पोरेट करा दिया। अब देखें, अगर आपको याद हो, अगर आपको बीटा ऑक्सीडेशन याद हो, नॉर्मली जो बीटा ऑक्सीडेशन चलती है तो पहला रिएक्शन जब होता है, पहला रिएक्शन ये कौन सा कार्बन है? अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन। जब असाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज वाला रिएक्शन हो जाता है तब हमारे पास कौन सा कंपाउंड मिलता है? इनॉइल कोए ही मिलता है ना। तो ये देखें, ये 2 अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया और ये एक फेवरेबल पोजीशन हो गई है ताकि हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकें। सो आगे बीटा ऑक्सीडेशन के ही स्टेप्स चलेंगे और बीटा ऑक्सीडेशन होगी। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि शायद ये एक दफ़ा ना समझ आया हो। ये हमारे पास ओलिक एसिड है, 18 कार्बन है, इसमें एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड 9 और 10 कार्बन के दरमियान है। अब ये ओलिक एसिड के अंदर हमारे पास होगी क्या? होगी बीटा ऑक्सीडेशन ही, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे आएंगे जहाँ पे एडिशनल इंजाइम्स प्ले रोल करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। इसलिए हम इस ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं मॉडिफाइड टाइप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। वो 2 इंजाइम्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास आइसोमेरेज है और दूसरा 2,4-डाइइनॉइल कोए रिडक्टेज। अब हमारे पास कर लेते हैं, रोल पढ़ लेते हैं। मैंने 2 तरह का बोला था कि मैं 2 तरह की फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करके दिखाऊंगा। नंबर 1 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एंड नंबर 2 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अब ये 18 कार्बन मैंने ड्रॉ कर लिए, 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड भी मैंने इस्टेब्लिश कर दिया। अब इसमें होगा क्या? यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं। जिस तरीके नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन होती है इसी तरीके हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हो रही है। 1 साइकिल चला, 2 साइकिल चला, 3 साइकिल। अब जब तीसरे 3 साइकिल चल जाते हैं तो रिजल्टेंट कंपाउंड ये बन जाता है। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बॉडी में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे 3rd और 4 कार्बन
के ऊपर डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हुआ है, जो अगर जो थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश होने की वजह से जो असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज पहला जो ऑक्सीडेशन स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड वन एंजाइम नोन एज द आइसोमेरेज। It causes the shifting of double bond from the third carbon to the second carbon। अब सेकंड कार्बन के ऊपर देखें, यहाँ पे जो असाइल को डिहाइड्रोजिनेज ने रिएक्शन परफॉर्म करना था वो इस आइसोमेरेज ने शिफ्टिंग के ज़रिए रिएक्शन परफॉर्म कर दिया। अब आगे वही हमारे पास हाइड्रेशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगी, फिर थायोलाइसिस। अब आगे कोई रुकावट नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, और इस तरीके हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी। दिस इज़ द सिंपल वे कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो किस तरीके ऑक्सीडाइज होते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हमने दो एंजाइम्स के नाम लिए हैं, आइसोमेरेज 2,4-डाइइनाइल को ए रिडक्टेज, तो दूसरा एंजाइम इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आइसोमेरेज इस्तेमाल होता है। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिनमें दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, उनके अंदर हमारे पास आइसोमेरेज भी इस्तेमाल होता है और 2,4-डाइइनाइल को ए रिडक्टेज भी इस्तेमाल होता है। अब मैंने मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल आपको दे दी है, अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी में किस तरीके हमारे पास ऑक्सीडाइज होते हैं। ये हमारे पास प्रीवियस डिस्कशन है हमारी। सो इधर आ जाए, देखें आप कि ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इनकी हमारे पास ऑक्सीडेशन किस तरीके होती है? इसके अंदर जो एग्जांपल मैंने कोट की थी वो कौन सी थी? लिनोलिक एसिड। अब लिनोलिक एसिड के अंदर क्या है? 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, एक हमारे पास 9 कार्बन के ऊपर यानी एक 9 और 10th कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और एक 12 और 13 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। लिनोलिक एसिड एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, एक 9 और 10 कार्बन के दरमियान है, एंड 1 डबल बॉन्ड इज सिचुएटेड बिटवीन द कार्बन 12 एंड कार्बन 13। जिस तरीके हमने ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखा था उसी तरीके हम लिनोलिक एसिड का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी फैटी एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन होने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ नेसेसरी है? एक्टिवेशन, यानी को ए ग्रुप इनकॉर्पोरेट होगा, और यहाँ पे असाइल को ए सिंथेटेज एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करता है, ये आपको पता ही है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो इसको लिनोलिक एसिड नहीं कहेंगे, बल्कि इसको लिनोलियल को ए कहेंगे। सो इसको एक्टिवेटेड फैटी एसिड भी कह सकते हैं। ये एक मुश्किल सर आप नाम याद कर लें तो फिर सोने पे सुहागा है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके का है? इस तरीके लिख लेते हैं, या हाँ इस तरीके ठीक है यार। स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले आपने 18 कार्बन की एक चेन बना लेनी है। 1 2 नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9 और 10 के दरमियान क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये 8 आ गया, 9 10 आगे उसी तरीके 11। अब हमारे पास 12 और 13 के दरमियान डबल बॉन्ड दोबारा आ गए। ये कितने हो गए? 11 हो गया, 12 13 14 15 16 17 और ये लास्ट 18। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे पास 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं। 2 डबल बॉन्ड कहाँ पे हैं? एक हमारे पास 9th और 10th पोजीशन के ऊपर है, और एक हमारे पास 12 और 13 पोजीशन के ऊपर है।
अब देखें 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, एक 9th और 10th के दरमियान है और ये एक 12 और 13 के दरमियान है। ये शॉर्ट वे है नंबरिंग करने का। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हमें इन नंबर से पता लग जाता है कि ये मोनो अनसैचुरेटेड है या पॉली अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब देखें इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो हमने ओलिक एसिड के साथ किया था, इसके अंदर आप पहले जो है नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल चलाएं। एक साइकिल आ गया, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। अब 3 साइकिल चल जाएंगे, इसके अंदर 12 कार्बन पीछे रह जाएंगे। अब 12 कार्बन को आप दोबारा लिख लें। मैं अगले पेज के ऊपर 12 कार्बन को दोबारा लिख रहा हूँ। अच्छा, जो आप 12 कार्बन लिखने शुरू करने हैं वो पीछे से यहाँ से नहीं लिखने, बल्कि ये 7 से ही आगे लिखना शुरू कर देने हैं। और जब आप लिख लें तो यहाँ पे नंबरिंग को आप नोट, ये वाली नंबरिंग आप रहने दें। आप यहाँ से इसको पहला कार्बन बना लें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके करके यहाँ से आगे स्ट्रक्चर लिखना शुरू कर दें और फिर इसको 1 से ऑनवर्ड नंबरिंग शुरू कर दें। सिंपल वे है। CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारे पास आ गए 12। ठीक है। अब देखें वहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें 12 और 13 पे तो डबल बॉन्ड आ रहा था, लेकिन हमने बीटा ऑक्सीडेशन करा के ये पहले जो 3 नॉर्मल जो बीटा ऑक्सीडेशन जहाँ तक हो सकती थी वहाँ तक हमने बीटा ऑक्सीडेशन करा ली। अब इससे ऑनवर्ड बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रह गया है हमारे पास, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये फेवरेबल सबस्ट्रेट नहीं है असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेस के लिए। ये फेवरेबल सबस्ट्रेट क्यों नहीं है? बिकॉज जब हमारे पास असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेस एक्ट करता है तो वो हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश करा देता है। अब ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के दरमियान तो पहले ही हमारे पास इस्टेब्लिश हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये एक फेवरेबल सबस्ट्रेट नहीं है, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। इसीलिए तो हम मॉडिफाइड कह रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा सारा इंजाइम है जो एक्शन अपना परफॉर्म करेगा। उस इंजाइम का नाम क्या है? उस इंजाइम का नाम है आइसोमीरेज। क्या नाम है? आइसोमीरेज। आइसोमीरेज थर्ड से उठा के जनाब सेकंड कार्बन के ऊपर शिफ्टिंग कर देगा। इसकी शिफ्टिंग करें आप। शिफ्टिंग हमारे पास होगी किस तरीके? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ आ गया। आगे उसी तरीके एज इट इज़ आपने स्ट्रक्चर लिख देना। ये अब देखें इसके अंदर मैंने बेसिक किया क्या है। सिर्फ अगर आप सेकंड और थर्ड कार्बन को देखें तब आपको फ़र्क समझ आएगा कि वहाँ पे सेकंड और थर्ड कार्बन को देखें तो मैंने सिर्फ थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट किया है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज आइसोमेरेज। और ये मैं अपने से शिफ्ट नहीं कर रहा, ये बुक में भी इस तरीके लिखा हुआ है और बॉडी में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने 2 एंजाइम्स बना दिए, एक आइसोमेरेज जिसने थर्ड से सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर दिया ताकि हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन नॉर्मल हो सके। अब इससे आगे हमारे पास क्या होगा कि ये इनॉइल को ए हाइड्रेटेज का फेवरेबल सबस्ट्रेट है।
क्यों? क्योंकि अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कार्बन है जो कार्बोक्सिल कार्बन के साथ होती है वो अल्फ़ा कार्बन होती है, उसके साथ बीटा कार्बन। अब ये फेवरेबल सबस्ट्रेट है फॉर द किस एंजाइम के लिए? इनाइल को ए हाइड्राटेस के लिए। फिर आगे हमारे पास सीक्वेंस चलते जाएंगे और इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी। बीटा ऑक्सीडेशन फिर क्या होगा? हो जाएगी। लाइक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप कन्फ्यूजन में ही पड़ जाएंगे। देखें इसके अंदर जब वाटर ऐड होगा, हाइड्राटेस डालना है तो वाटर ऐड होगा तो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? है तो मुझे मुसीबत ही, बहरहाल कोई बात नहीं। वाटर ऐड होगा तो वो अल्फ़ा कार्बन को हाइड्रोजन दे देगा और बीटा कार्बन को हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देगा। अच्छा ये देखें, चलो यार लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। कितने कार्बन हो गए? दोबारा नंबरिंग कर लें आप, ताकि आपकी नंबरिंग मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग का ही चक्कर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 पूरे हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इनाइल को ये हाइड्राटेज ने एक्ट किया और वाटर को इनकारपोरेट करा दिया। अब वाटर इनकारपोरेट हो गया तो ये हमारे पास क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को ए। अब इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? आपको मेरे से ज़्यादा पता है। बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज, और एन इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे? NAD के पास, NADH प्लस H प्लस बन जाएगा और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना? यहाँ से हमारे पास एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन अब रिमूव हो जाएगा, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारा कीटोसाइल को ए बनेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सारा पाथवे लिख रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कार्बन एटम्स की, आपको पता लगे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस तरीके ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस तरीके ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। तो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास क्या आ गया? अब देखें कि आगे तो अब आपके लिए तो आसान होंगी चीज़ें। अब जब कीटोसाइल को ए ग्रुप इस्टेब्लिश हो जाता है तब हमारे पास क्या होता है कि थायोलेज अपना एक्शन परफॉर्म करता है। थायोलेज यहाँ से 2 कार्बन को रिमूव कर देगा। अब बाकी हमारे पास 12 कार्बन रह जाएंगे। अब मैं अगले पेज के ऊपर बाकी कार्बन्स लिख रहा हूँ। लाइक इसको हम फाड़ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब देखें ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखें, मैं यही स्ट्रक्चर दोबारा इधर ड्रा कर रहा हूँ ताकि समझ आ सके हमें। CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH दोबारा CH2 CH2 CH2। वैलेंसी पूरी करें, क्योंकि हमारे पास 12 कार्बन्स थे तो 12 कार्बन एटम ही पूरे होने चाहिए। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखें हमारे पास 12 कार्बन वैसे ही पूरे हैं। अब इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? थायोलेज एंजाइम एक्ट करेगा और थायोलेज इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? को ए विद द सेल्फ फेडरल ग्रुप इनकारपोरेट होता है और यहाँ से हमारे पास ये जो है यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। ऐसी बात ही है, यहाँ पे क्लीवेज होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा? एक एसिटाइल को ए सिस्टम को लीव कर जाएगा। एक एसिटाइल को ये जो ग्रुप है ये सिस्टम को लीव कर गया। बाकी एज इट इज़ आप नंबरिंग दे लें, बाकी आप स्ट्रक्चर एज इट इज़ लिख लें। यानी पहले 12 कार्बन थे, अब आपने 10 कार्बन लिख लेने हैं। सिंपल नंबरिंग लेकिन डिफरेंट हो जाएगी। आप देखें नंबरिंग किस तरीके होगी हमारे पास
ये सिर्फ मैंने क्या किया, 2 कार्बन को रिमूव कर दिया एज द एसिटाइल को ए, रिमेनिंग स्ट्रक्चर तो हमारे पास वही रहेगा। अब नंबरिंग करें ज़रा, तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन आ गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ। अब देखें सेकंड और थर्ड कार्बन दोबारा अगेन फ्री हैं, यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन हो सकती है। इंटरेस्टिंगली ये बड़ी इंटरेस्टिंग है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन। देखेंगे अभी तक कितने हमारे पास स्मूथली रन कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंजाइम आएगा आपको पता है, असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज, या जिसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेज। दोनों टर्मिनोलॉजीज ही लिटरेचर में अवेलेबल है, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेज भी कह सकते हैं। ये FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और FADH2 के अंदर ही चेंज हो जाएगा। तो FADH2 के अंदर चेंज हो जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगी, बेसिकली मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगी, गौर से आपने देखना है। ये अल्फ़ा और बीटा कार्बन यानी सेकंड और थर्ड कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, तो लें जनाब ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे दूसरे एंजाइम का जो 2,4-डाइइनॉइल को ए रिडक्टेज घंटे से हम रट्टा लगा रहे हैं उसका, ये वहाँ यहाँ पे ना ये एंजाइम वो काम आएगा। यहाँ पे वो जो हम पिछला एंजाइम नाम ले रहे थे ना 2,4-डाइइनॉइल को ए रिडक्टेज का, वो यहाँ पे काम आएगा हमारे। देख लें किस तरीके काम आएगा। ये साथ साथ वैलेंसी का भी आपने ख्याल रखना होता है कि कार्बन एटम्स कितने, पहले हमने जनाब 3 साइकिल चलाए, 3 दफ़ा हमने 18 में से 3 साइकिल चलाए, तो 6 कार्बन एटम रिमूव कर दिए, पीछे रह गए 12 से फिर हमने रोल बताया आइसोमेरेज एंजाइम का, और हमने फिर एक पूरा साइकिल मैंने आपको चला के दिखाया और 2 कार्बन एटम्स फिर रिमूव कर दिए, फिर 10 कार्बन एटम हो गए। फिर जब नया साइकिल स्टार्ट हुआ तब यहाँ पे आके सुई हमारी अड़ गई कि ये देखें अब दूसरे कार्बन एटम के दरमियान भी डबल बॉन्ड है और चौथे कार्बन एटम के दरमियान भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब अल्लाह ताला ने एक यहाँ पे एंजाइम बना दिया, अब आगे दोबारा बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, बिकॉज फेवरेबल हमारे पास जो इन्वायरमेंट नहीं है। अब फेवरेबल इन्वायरमेंट का क्या मुराद है कि जब इधर बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो आगे यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन फिर फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम अल्लाह ने बना दिया, उस एंजाइम का नाम क्या है, 2,4-डाइइनॉइल को ए रिडक्टेज। अब देखें इसके नाम के अंदर ही इसका फंक्शन पोशीदा है, इसके नाम के अंदर इसका नाम खुद ही चीख चीख के बोल रहा है कि मेरा फंक्शन क्या है। 2 कार्बन ये इसका मतलब है कि सेकंड कार्बन आ गया, फिर 4 कार्बन आ गया। डाइइनॉइल का मतलब है अनसैचुरेशन है, यानी डाई का मतलब 2, इनॉइल का मतलब अनसैचुरेशन। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए उसने डाइइनॉइल का इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया को ए ग्रुप की वजह से। और रिडक्टेज यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ का डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल एंजाइम नोन एज अ 2,4-डाइइनॉइल को ए रिडक्टेज। ये क्या करेगा ये हम अगले देखते हैं। मैं अगला क्या कहते हैं, यहाँ से मैं स्ट्रक्चर इस पेज पे ड्रा करता हूँ ताकि ये आपकी आंखों के सामने रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। दो मिनट।
पहले तो वैलेंसी पूरी करें ना, ताकि इंजाइम्स का नाम, इसलिए मैं आपको वैलेंसी बार बार बोल रहा था, क्योंकि इंजाइम का नाम भी तो हमने उसके साथ मैच करना है। वो नाम मैच होगा तभी हमारे पास सही क्लियरेंस हमारे पास होगी कि यार हम बात क्या कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। इंजाइम का साइंसदानों ने नाम क्यों इस तरीके रखा, अब वो आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैंने वो जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन के ऊपर, यानी दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, और चौथे और पांचवें कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब ये किस तरीके हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड होता है फर्दर इसके ऊपर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। अब बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ये अगर इन सेल्स के अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये इसकी तादाद या ये हमारे पास इसका लेवल बढ़ने लग गया, तब हमारे पास होगा क्या, ये ज़ाहिरी बात है कि पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे पास देगा। तो अल्लाह ताला ने कि हमें कोई हार्मफुल चीज़ हमारी बॉडी में ना रहे, अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला क्रिएटेड एंजाइम नोन एज 2,4-डाई-इनॉइल को ए रिडक्टेज। ये एंजाइम हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये एंजाइम जो होता है वो NADPH स्पेसिफिक होता है। ये NADPH को यूज़ करता है और NADP के जो हाइड्रोजन है वो इनकॉर्पोरेट करा देता है, यानी रिडक्शन करवा देता है सबस्ट्रेट की। पढ़ा हम ऑक्सीडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है सबस्ट्रेट की, ताकि फ़र्दर ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रह सके। अब देखें कि ये हमारे पास ब्यूटीफुल एंजाइम करता क्या है। ये 2 काम, एक तीर से 2 शिकार, आपने सुना होगा, ज़ाहिरी बात है सुना होगा, ये मुहावरा तो सुना होगा, एक तीर से 2 शिकार। ये 2 शिकार करता है। एक तो ये 4th और 5th कार्बन एटम के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, जो 4th कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये 4th से डबल बॉन्ड 3 पे ले जाता है। ठीक है, नंबर किया इसने एक काम। दूसरा काम ये करता है कि ये हाइड्रोजन जो 2 यहाँ से रिमूव हुए हैं, ये दे देता है एक अल्फ़ा कार्बन को एक बीटा कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड भी रिमूव हो जाता है। अब देखें रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इतना प्यारा बना, देखें हमारे पास को ए, अगर ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ये शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि द कार्बन एटम विच इज़ एडजेसेंट टू द कार्बोक्सिल कार्बन इज़ नोन एज अल्फ़ा कार्बन, और ये बीटा कार्बन। इस दोनों को उसने एक एक हाइड्रोजन दे दिया, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन गया, ये अल्फ़ा कार्बन आ गई, ये बीटा कार्बन, ये एक एक हाइड्रोजन दे दिया, तो ये डबल बॉन्ड हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आगे क्या कहानी चलती है, सॉरी ये ना क्या करेगा कि इसकी वैलेंसी हमने पूरी करनी है, क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है ना, कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है। अगर मैंने इसका एक इधर हाइड्रोजन ख़त्म ना किया तो ये हमारे पास सारा गड़बड़ हो जाएगा। पहले मैं लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं लिख क्या असल में रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। अब देखिए नंबरिंग दे, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। अब उसने असल में किया क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन दे दी है, ये देखें एक हाइड्रोजन उसने दे दिया है अल्फ़ा कार्बन को। एक हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन को देने की वजह से हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड ऊपर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान नज़र आ रहा है, ये जनाब हो गया ब्रोक, यानी टूट गया। अब उसने एक और काम किया, इसने एक हाइड्रोजन दे दिया है हमारे पास, एक हाइड्रोजन इसने आप इस तरीके कह सकते हैं कि हमारे पास दे दिया है इस 5th कार्बन को। ये जो हमारे पास 5वीं कार्बन एटम ये आपको नज़र आ रही है, चौथे और 5वें के दरमियान डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसमें से 5वीं कार्बन को इसने एक हाइड्रोजन दे दी, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गई, एक हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन के पास आ गई। तो इन दोनों हाइड्रोजन आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये भी ब्रेक हो गया। लेकिन जो बेचारी दरमियान में है तीसरी और चौथी वाली, इनको तो कुछ मिला ही नहीं। 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से इसने देने थे वो तो इसने इस्तेमाल कर लिए, तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए इन दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। ये सिंपल फिनोमिन है, ये सिर्फ आपने समझना है कि यार ये इसमें हो क्या रहा है, किस तरीके 2,4-डाइनाइल को ए रिडक्टेज ने हमारे पास एक्शन अपना परफॉर्म किया है, और इसने अपने हाइड्रोजन दिए कहाँ पे हैं।
देखें सिंपली अगर मैं नट शेल के अंदर बात करूं तो इसने किया क्या है, दूसरे और चौथे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हमारे पास, यानी दूसरे और तीसरे के दरमियान डबल बॉन्ड ख़त्म कर दिया है, चौथे और पाँचवें के दरमियान डबल बॉन्ड ख़त्म कर दिया। आप देख भी सकते हैं कि दूसरे और तीसरे में डबल बॉन्ड नहीं है और चौथे और पाँचवें में भी नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये कह सकती हैं इसने नया बॉन्ड इस्टेब्लिश करवा दिया है तीसरे और चौथे में, या आप सिंपली ये कह सकते हैं डिफरेंट मैकेनिज़्म है, जिस तरीके आपको अच्छा लगे कि दूसरे और चौथे कार्बन एटम के दरमियान जो डबल बॉन्ड्स थे, यानी दूसरे और तीसरे में, चौथे और पाँचवें में, वो इसने ख़त्म करवा दिए और जो तीसरे और चौथे के दरमियान एक डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश करवा दिया। अब अगेन इधर एक मसला है कि यहाँ पे दोबारा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। इसमें दोबारा ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज़ ये फेवरेबल सबस्ट्रेट नहीं है असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज के लिए। अब मैं अपनी स्टेटमेंट जो मैंने दे दी है कि ये फेवरेबल सबस्ट्रेट नहीं है, तो अगर मेरे से कोई रीज़न पूछे जनाब ये रीज़न आपने स्टेटमेंट क्यों दी है कि क्योंकि ये फेवरेबल सबस्ट्रेट नहीं है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको इसकी रीज़न ये देता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा कार्बन के ऊपर जब असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज अपना एक्शन परफॉर्म करता है तब वो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा से एक एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करता है। अब शर्त ये है कि उस वक़्त बीटा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम पड़े होने चाहिए ताकि वो उसको वहाँ से रिमूव कर सके। अब इसके पास तो है ये क्या, जब इससे एक ले लेगा तो कार्बन की वैलेंसी चेंज हो जाएगी और कार्बन ये नहीं चाहता कि मेरी वैलेंसी कभी चेंज हो जाए। सो डैट्स वाई यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन दोबारा आके स्टक हो जाती है। सो व्हाट हैपन्स, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड द ब्यूटीफुल एंजाइम, यू मस्ट नो दैट दिस एंजाइम, यू मस्ट फेमिलियर विद दिस एंजाइम नोन एज द आइसोमेरेज। ये हम ओलिक एसिड के अंदर भी डिस्कस करके ये फिनोमिना आ चुके हैं कि ये तीसरे से आइसोमेरेज दूसरे पे कार्बन एटम को शिफ्ट कर देगा और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आप देखें तो ये जनाब हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को आप रिकॉग्नाइज करें और ज़रा फ़र्क देखें कि फ़र्क हमारे पास कहाँ से आया। अब देखें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर और इसमें फ़र्क क्या है। सिर्फ यहाँ पे जो थर्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था और फोर्थ कार्बन के दरमियान, ये इसने ट्रांसफ़र कर दिया इसको सेकंड और थर्ड के दरमियान। सिर्फ फ़र्क इतना है, पहले थर्ड और फोर्थ के दरमियान था यहाँ पे देखें, और अब इसने आइसोमरेज ने इसको सेकंड और थर्ड के दरमियान शिफ्ट कर दिया। अब ये फेवरेबल सबस्ट्रेट है फॉर द इनाइल को ए हाइड्राटेस, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको पहले जो डिस्कस किया मैंने, मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ। हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ये देखें, ये हमने ओलिक एसिड के केस के अंदर डिस्कस किया था कि ये आइसोमेरेज थर्ड से 2 पे आता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है और ये सेकंड और थर्ड बन जाता है, यानी सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। अब इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, इनाइल को हाइड्राटेज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट कर देगा और हाइड्रोजन एटम। फिर हमारे पास क्या होगा, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मैंने शो किया होगा, देखें मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है कि जब हमारे पास तीसरे से तीसरे से, ये देखें ना, अगर अल्लाह करे आपको समझ आ जाए तो ये तो बहुत आसान है। ये देखें, तीसरे से जब दूसरे के ऊपर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी इस सफ़े की ज़ुबानी कि ये जब दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो गया तब इसके ऊपर इनाइल को हाइड्राटेज एक्ट करेगा। इनाइल को हाइड्राटेज एक्ट करके इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट कर देगा और हाइड्रोजन इसको अल्फ़ा कार्बन को दे देगा। अल्फ़ा कार्बन को जब ये हाइड्रोजन दी तब हमारे पास क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को एक ग्रुप हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर हमारे पास वही ऑक्सीडेशन बाय द NAD, वो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे पास क्या होगा कि कीटो ग्रुप इस्टेब्लिश हो जाता है और कीटो ग्रुप की आगे मैंने ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थायोलिटिक क्लीवेज होगी और एसिटाइल को ए हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। सो इससे आगे बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप जारी रहेंगे
और हमारे पास 10 कार्बन एटम हमारे पास मौजूद हैं, तो 5 दफ़ा साइकिल यानी 4 दफ़ा साइकिल रिपीट होगा और 5 हमारे पास एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल मिलेंगे। सो इन डैट फैशन हमारे पास जो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो बॉडी में ऑक्सीडाइज होते हैं विद द एड ऑफ द टू एंजाइम्स नोन, वन एंजाइम इज़ नोन एज द आइसोमेरेज एंड द अदर एंजाइम इज़ नोन एज द 2,4-डाइइनाइल को ए रिडक्टेज। वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फैटी एसिड के लिए ये डिफरेंट एंजाइम्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। लाइक ओलिक एसिड के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, तो उसके लिए हमारे पास एक एंजाइम इस्तेमाल हुआ आइसोमेरेज। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए कौन से इस्तेमाल हुए हैं हमारे पास, आपने अभी खुद ही देखा है। लिनोलिक एसिड के लिए कौन से इस्तेमाल हुए हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है आइसोमेरेज और बार बार इस्तेमाल हुआ है, और 2,4-डाइइनाइल को ए रिडक्टेज। सो this is the basic mechanism how polyunsaturated fatty acid or the monounsaturated fatty acid are oxidized in our body. So hope you will understood well. Thank you very much.